आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 17 जो कि संपत्ति से संबंधित अपराधों से रिलेटेड है। आईपीसी की अगर बात करें तो 3 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, चैप्टर 4, चैप्टर 16 और चैप्टर 17। चैप्टर 4 जो है वो बात करता है जनरल एक्सेप्शंस की, चैप्टर 16 बात करता है ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी और चैप्टर 17 बात करता है ऑफेंस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 17 जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 17 स्टार्ट होता है सेक्शन 378 से लेकर सेक्शन 462 तक। चैप्टर 17 स्टार्ट करने के साथ ही हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 378 जो कि डिफाइन करता है चोरी की डेफिनेशन को, चोरी के क्या मेन कंटेंट हैं और उनके साथ में आप किस तरह से क्वेश्चंस के साथ में डील कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पनिशमेंट की अगर किसी व्यक्ति के द्वारा चोरी की जाती है तो उसके लिए कितना पनिशमेंट है। उसके बाद हम आएंगे सेक्शन 410 जो कि स्टॉलन प्रॉपर्टी को बताता है। स्टॉलन प्रॉपर्टी के लिए आप ये आंसर कभी ना दें कि चोरी में चुराई हुई संपत्ति ही स्टॉलन प्रॉपर्टी, क्योंकि ये एक इनकम्प्लीट आंसर होगा। इसके लिए आपको आंसर करना है कि चोरी में निम्न इन प्रॉपर्टीज़ को इंक्लूड किया गया है जो कि मैं आपको आगे बता। सेक्शन 411 से लेकर 414 में स्टॉलन प्रॉपर्टी की बात की गई है। स्टॉलन प्रॉपर्टी का परचेज करना, स्टॉलन प्रॉपर्टी को सेल करना और उसका बिजनेस करना। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करता है तो उसके लिए कितना पनिशमेंट होगा, कौन सा ऑफेंस बनेगा। उसके साथ ही इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगी आपको थेफ्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल है। किसी व्यक्ति ने अगर थेफ्ट का ऑफेंस किया है तो उसमें क्या बेल होती है या नहीं होती या किस प्रकार से होती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। थेफ्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस किसी एग्जाम्स में बनते हैं वो मैं अपने इस वीडियो में कंप्लीट कराने वाली हूँ। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक ज़रूर देखें। अब हम बात करेंगे सेक्शन 378 की। सेक्शन 378 चोरी को डिफाइन करता है। देखिए इसमें 2 चीज़ें होती हैं। सेक्शन 378 जो कि चोरी की डेफिनेशन की बात करता है, इसको डिफाइन करता है, परिभाषित करता है। लेकिन अगर पनिशमेंट की बात की जाए तो पनिशमेंट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है सेक्शन 379 से लेकर के 382 में। इन दोनों ही चीज़ों में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सेक्शन 378 केवल डेफिनेशन की, परिभाषा की बात करता है, जबकि अगर बात की जाए पनिशमेंट की तो पनिशमेंट जो दिया हुआ है सेक्शन 379 से 382 में। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन में जैसा कि आपसे पूछा जाए वैसा ही आपको आंसर करना है। अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि चोरी को कहाँ डिफाइन किया गया है तो आपको बताना है सेक्शन 378 में। और अगर आपसे पूछा जा रहा है कि चोरी के लिए पनिशमेंट किस में दिया गया है तो सेक्शन 379 से लेकर 382 में। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि जैसा भी क्वेश्चन होगा वैसा ही हमें आंसर करना है। अब बात करते हैं चोरी के कंटेंट की। जंगम संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी, चोरी के 5 मेन कंटेंट है। इनमें से अगर आप कोई भी एक कंटेंट मिस कर देते हैं तो चोरी का ऑफेंस नहीं बनता है, थेफ्ट का ऑफेंस नहीं बनता है। फर्स्ट कंटेंट है मूवेबल प्रॉपर्टी, पोजेशन विदाउट कंसेंट, डिसऑनेस्टली और मूव्स। अगर आप इन 5 में से एक भी कंटेंट आंसर लिखते वक्त भूल जाते हैं तो आपका जो आंसर है वो इनकम्प्लीट होगा और एक इनकम्प्लीट आंसर के आपको पूरे मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे, ऊपर से ये गलत हो जाएगा वो अलग। तो चोरी के लिए इन 5 को बिल्कुल आपको याद रखना है। कैसे याद रहेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्टली हम समझते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। जैसे कि ये मार्कर, ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। कोई भी प्रॉपर्टी जिसे आसानी से मूव किया जा सकता है वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है और चोरी हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी कभी नहीं होती है। इसीलिए चोरी का फर्स्ट कंटेंट है मूवेबल प्रॉपर्टी। जैसा कि आपने सुना होगा कि कोई मकान का सामान चोरी हो गया, ऑफिस का सामान चोरी हो गया। ऐसा आपने कहीं नहीं सुना होगा कि कोई मकान चोरी हो गया या ऑफिस चोरी हो गया या दुकान चोरी हो गई। दुकान से अगर चोरी होता है तो दुकान का सामान, ऑफिस से चोरी होता है ऑफिस का सामान और मकान से चोरी होता है मकान का सामान। ना ही कभी खेत चोरी हुआ है, खेत की फसल चोरी होती है। तो इससे क्या पता चलता है आपको कि मूवेबल प्रॉपर्टी, फर्स्ट कंटेंट आप समझ चुके हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी की ही चोरी होती है। दूसरा कंटेंट है कब्ज़ा। अब जो भी वस्तु चोरी की जा रही है वो किसी न किसी व्यक्ति के कब्ज़े में होगी। जैसे कि ये मार्कर मेरे कब्ज़े में है
अगर आप इस मार्कर को, जो कि एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, मेरे कब्ज़े में से मेरी कंसेंट के बिना, विदाउट कंसेंट, बेईमानी पूर्वक हटाते हैं या ले जाते हैं, तो ये कौन सा ऑफेंस बनेगा? चोरी का। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि चोरी की वस्तु का किसी भी व्यक्ति के कब्ज़े में होना आवश्यक है। तो कब्ज़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। मान लीजिए सड़क पर कोई वस्तु पड़ी है, आपने उसे उठा लिया, वो किसी के पोजीशन में नहीं है, ना आपके ना मेरे, और आप उसको उठा लिए हैं, तो वहाँ चोरी का ऑफेंस नहीं बनेगा, वहाँ दूसरे ऑफेंस बनते हैं। क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, आपराधिक दुर्विनियोग। अगर आप पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते, उसको यूज़ करने लग जाते हैं, वो एक अलग चीज़ है, हम अगले वीडियो में ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ आप समझ रहे हैं कि कब्ज़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि आपको राजमार्ग पर कोई अंगूठी पड़ी मिली, आपने उसे उठा लिया, तो क्या चोरी का ऑफेंस हुआ? तो वहाँ चोरी का ऑफेंस नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं सम्मति की। सम्मति के बिना, विदाउट कंसेंट, चोरी के ऑफेंस के लिए आपने अगर किसी वस्तु को लेते समय कंसेंट लिए, तो वहाँ चोरी का ऑफेंस नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए ये मार्कर एक मूवेबल प्रॉपर्टी, आपको पता है मेरे पोजीशन में से आप लेकर जा रहे हैं, लेकिन आपने मुझसे कंसेंट ले ली, मेरे से पूछकर आप मेरा मार्कर ले जा रहे हैं, तो आपने चोरी नहीं की। अगर मैं पुलिस को आपके यहाँ भेजती हूँ तो आप बोलेंगे कि हमने पूछ कर लिया था, मैम ने कंसेंट किया था, वहाँ पे कोई चोरी नहीं की हमने। अब हम आते हैं चौथे पे, बेईमानी पूर्वक, डिसऑनेस्टली। देखिए, जंगम संपत्ति, मान लीजिए कोई मेरी बुक है जो बिल्कुल आपकी बुक की तरह लगती है, 2 बुक्स रखी थी, आप गलती से मेरी बुक ले गए। बुक थी, क्या थी? मूवेबल प्रॉपर्टी बुक, जिसे आप आसानी से मूव कर सकते हैं। आप मेरे पोजीशन में से भी ले गए, क्योंकि आप समझते थे कि वो आपकी बुक है, तो आपने मेरे से कंसेंट भी नहीं ली और लेकर आप मेरी चले गए, तो बिना मेरी कंसेंट के लेके गए। परंतु क्या था, आपका जो इंटेंशन था वो बेईमानी पूर्वक नहीं था, आपने चोरी के इरादे से उसे नहीं उठाया था, आप अपनी बुक समझकर लेके गए थे, तो वहाँ चोरी का ऑफेंस नहीं हुआ। लेकिन यदि आप किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को, मान लीजिए मेरी बुक को, मेरे पोजीशन में से मेरी कंसेंट के बिना बेईमानी पूर्वक जानबूझकर चोरी के इरादे से लेकर जाते हैं, तो वहाँ जो ऑफेंस बनता है वो होता है चोरी का। तो डिसऑनेस्टली का बहुत बड़ा रोल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो बिल्कुल ध्यान दें कि अगर आपका इंटेंशन नहीं था तो चोरी का ऑफेंस नहीं हुआ, अगर आपका इंटेंशन था चुराने का तो वही चोरी का ऑफेंस होगा। अब हम बात करते हैं मूव्स की। इस मूव्स का चोरी में क्या रोल है? मान लीजिए कि आपने ये जो मार्कर है किसी चेयर पे रखा हुआ था, ठीक है, आप उसको चोरी करना चाहते थे, मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया मार्कर, मेरे कब्ज़े में भी था क्योंकि मेरे घर में ही था, आपने मेरे से कंसेंट नहीं ली, आपका इरादा चोरी का हुआ, आपने उसे उठा करके अपने बैग में रख लिया। तो आपने क्या कर दिया? मूव कर दिया। जैसे ही आपने चोरी करने के लिए बैग में रखा, मुझे पता चल गया और मैंने क्या बोला कि आपने चोरी की है। पुलिस को मैंने बुलाया और मैं क्या बोलूँगी कि इन्होंने चोरी के इरादे से अपने बैग में रखा था, क्योंकि आपने अगर चोरी के इरादे से अपने बैग में रखा था तो वहाँ चोरी का ऑफेंस हो गया। कैसे? मूव करते ही। अब मान लीजिए कि आपने चेयर पे से साइड में इसलिए रखा था क्योंकि आप बैठना चाहते थे वहाँ, तो वहाँ चोरी का ऑफेंस नहीं हुआ, क्योंकि आपका इंटेंशन चुराने का नहीं था, आप सिर्फ अपने लिए जगह बना रहे थे। तो ये 2 चीज़ें, अगर आप इंटेंशनली मूव कर रहे हैं, चोरी के इरादे से मूव कर रहे हैं, तो वहाँ चोरी का ऑफेंस होगा। लेकिन मान लीजिए आप सिर्फ अपने लिए जगह बनाने के लिए उसे मूव किए थे, तो वहाँ चोरी का ऑफेंस नहीं होगा। इससे रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा इलस्ट्रेशन आता है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि किसी मेज पर एक रिंग रखी हुई थी जिसको आपने उठा करके एक फ्लावर पॉट में छुपा दिया, किस इरादे से कि जब कभी भी आपको मौका मिलेगा आप उसको लेकर चले जाएंगे। तो ये आपका इंटेंशन था चोरी का। तो जैसे ही आपने उसको मूव कर दिया, आप घर से अभी लेकर नहीं गए, सिर्फ आपने टेबल पे से उठा के फ्लावर पॉट में डाल दिया क्योंकि आप उसको लेकर जाना चाहते थे, चोरी करना चाहते थे। तो जैसे ही आपने मूव करा वैसे ही चोरी का ऑफेंस कंप्लीट हो गया।
तो ये 5 कंटेंट बहुत ही रोल रखते हैं इम्पॉर्टेंट। जंगम संपत्ति कब्जा सम्मति के बिना बेईमानी पूर्वक हटाता है, मूवेबल प्रॉपर्टी पोजेशन विदाउट कंसर्न डिसऑनेस्टली और मूव्स। अब हम बात करेंगे चोरी की डेफिनेशन की, कि चोरी के लिए डेफिनेशन कैसे क्रिएट की जाए। अगर मेंस का एग्ज़ाम आ जाए, मेंस के एग्ज़ाम में आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो चोरी जंगम संपत्ति की हो रही है, तो चोरी कौन करेगा? यदि कोई व्यक्ति, कोई ना कोई व्यक्ति करेगा। यदि कोई व्यक्ति, प्रॉपर्टी है किसी ना किसी की होगी, किसी जंगम संपत्ति को, ठीक है। अब किसी ना किसी व्यक्ति के कब्जे में से है, तो किसी व्यक्ति के कब्जे में से ऐसे व्यक्ति की सम्मति के बिना बेईमानी पूर्वक हटाता है या ले जाता है। अब ये हटाता है को एक्सप्लेन करना है आपको, ले जाने के आशय से। हटाता है या ले जाता है, तो ये जो है पूरी एक डेफिनेशन कंप्लीट हो गई इन 5 कंटेंट के ऊपर। यदि कोई व्यक्ति कोई जंगम संपत्ति या किसी जंगम संपत्ति को किसी व्यक्ति के कब्जे में से ऐसे व्यक्ति की सम्मति के बिना बेईमानी पूर्वक ले जाने के आशय से हटाता है या ले जाता है, तो वहाँ कौन सा ऑफेंस होता है? चोरी का, थेफ्ट का। तो इस तरह से इन 5 कंटेंट से आप इजीली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं और सब्जेक्टिव भी। अब हम बात करेंगे पनिशमेंट्स की, कि अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा चोरी की जाती है तो उसे कितना पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू आईपीसी सेक्शन 379 से लेकर सेक्शन 382 में पनिशमेंट्स की बात की गई है कि अगर कोई व्यक्ति कोई चोरी करता है तो उसे कितना पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 379, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने चोरी की है तो उसके लिए कितना पनिशमेंट होगा? 3 ईयर फाइन एंड बोथ, 3 वर्ष के कारावास से, जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो अगर कोई भी व्यक्ति चोरी करता है तो उसके लिए सज़ा है 3 ईयर फाइन एंड बोथ, 3 वर्ष के कारावास से, जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी के घर में घुस कर के चोरी की है, हाउस थेफ्ट इन हाउस, तो ये जो है ये है घर में घुसकर चोरी। इसके लिए कितना पनिशमेंट है? 7 ईयर प्लस फाइन। इसका मतलब है 7 वर्ष के कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब आते हैं सेक्शन 381 पर, थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट। मान लीजिए किसी के लिपिक या सेवक के द्वारा कोई चोरी की गई है तो उसको कितने पनिशमेंट से दंडित किया जाएगा, कितना उसे पनिशमेंट दिया जाएगा? तो सेक्शन 381 के अकॉर्डिंग 7 ईयर प्लस फाइन। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें अगर कोई कंडीशन लगाई गई है कि अगर घर में घुसकर चोरी हुई है तो आप पनिशमेंट बताएंगे 7 ईयर प्लस फाइन। अगर कंडीशन लगा दी गई कि किसी लिपिक या सेवक ने चोरी की है तो आपको आंसर में बताना है 7 ईयर प्लस फाइन। अब आते हैं थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन कॉजिंग डेथ हर्ट। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी की मृत्यु कारित करने के और किसी को घोर उपति करने के पूरी तैयारी के साथ में चोरी की जाती है तो वहाँ कितना पनिशमेंट होगा? अब कैसे पता चलेगा कि मृत्यु कारित करने या घोर उपति कारित करने की तैयारी के साथ में चोरी की गई है? या तो वो अपने 10 दोस्त 4-5 दोस्तों को लेकर के जाएगा, कितने भी ले जा सकता है, या फिर वो घातक आयुधों के साथ सुसज्जित होकर जाएगा, यानी कि घातक हथियार लेके जाएगा जैसे बंदूक, पिस्टल। तो उससे पता चलता है कि हाँ, थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन कॉजिंग डेथ और हर्ट, इसमें आएगा ग्रीवियस हर्ट। तो इसके लिए कितना पनिशमेंट डिसाइड किया गया है? 10 ईयर प्लस फाइन, 10 वर्ष के कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो 3 ईयर फाइन और बोथ, 3 वर्ष के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि कोई किसी के घर में घुस कर के चोरी करता है तो 7 ईयर प्लस फाइन, मतलब 7 वर्ष के कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और यदि किसी व्यक्ति ने लिपिक या सेवक होते हुए चोरी की है तो ऐसा लिपिक या सेवक 7 ईयर के कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु या घोर प्रतिकारित करने, अवरोध करने की तैयारी के साथ में चोरी करता है तो 10 ईयर प्लस फाइन। अब बात करते हैं क्या ये ऑफेंस जो कि चोरी में किए गए हैं कंपाउंडेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है या कॉग्निजेबल है। तो चोरी के जो ऑफेंसेस बताए गए हैं 379 से 382 ये सभी कॉग्निजेबल है। इसमें पुलिस अधिकारी को राइट है बिना वारंट के गिरफ्तार करने का। सेक्शन 379 की बात करें तो ये भी कॉग्निजेबल है, ये भी कॉग्निजेबल है और 381 भी कॉग्निजेबल है, 382 भी कॉग्निजेबल है। इसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। कैसे पता चला है ये दे रखी है डेफिनेशन 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस की, CRPC, जिसमें बताया गया है कि संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी के द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है। उसके बाद अगर बात करें बेलेबल है या नहीं, तो ये जो तीनों ही ऑफेंसेस हैं चारों नॉन बेलेबल है। तो अगर थेफ्ट की आप बात करें तो थेफ्ट जो है कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। कहाँ बताया गया है? CRPC शेड्यूल 1 कॉलम 4 ये बताया गया है। CRPC शेड्यूल 1 और कॉलम 1 शेड्यूल कॉलम 4। इस तरह से अगर आपसे बात की जाए कि क्या चोरी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बिल्कुल चोरी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल है। इसमें राइट नहीं होता बेल का, कोर्ट से ज़मानत होती है। और उसके अलावा अगर पूछा जाए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो क्या बिना वारंट की गिरफ्तारी की जा सकती है, बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू CRPC सेक्शन 2C के अकॉर्डिंग इसमें जो गिरफ्तारियाँ होंगी वो बिना वारंट के की जा सकती है। सेक्शन 410 बात करता है स्टॉलन प्रॉपर्टी की। अगर आपसे कभी पूछा जाता है स्टॉलन प्रॉपर्टी कौन सी होती है और उसमें आप सिर्फ ये कह देते हैं कि चोरी में चुराई हुई संपत्ति स्टॉलन प्रॉपर्टी है, तो ये एक इनकम्प्लीट आंसर होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू IPC सेक्शन 410 स्टॉलन प्रॉपर्टी में 5 तरह की प्रॉपर्टीज़ को इंक्लूड किया गया है: चोरी, उद्यापन, लूट, आपराधिक दुर्विनियोग और आपराधिक न्यासभंग। थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, लूट, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये 5 टाइप की प्रॉपर्टीज़ जो है स्टॉलन प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि क्या डकैती में जो संपत्ति प्राप्त की जाती है वो एक स्टॉलन प्रॉपर्टी है, तो नहीं, इसका आंसर नहीं में आएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 410 स्टॉलन प्रॉपर्टी में सिर्फ 5 तरह की ही प्रॉपर्टीज़ को इंक्लूड किया गया है, तो डकैती की संपत्ति इसके अंतर्गत नहीं आती है। MPCJ में ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है, क्या डकैती की संपत्ति स्टॉलन प्रॉपर्टी, तो इसका आंसर नहीं में था। सेक्शन 411 से लेकर 414 स्टॉलन प्रॉपर्टी के संबंध में होने वाले ऑफेंसेस की बात करता है। स्टॉलन प्रॉपर्टी को परचेज करना, स्टॉलन प्रॉपर्टी का सेल करना या फिर उसका अभ्यास था व्यापार करना, डकैती की संपत्ति को प्राप्त करना और स्टॉलन प्रॉपर्टी को छुपाने में सहायता करना, ये सारे जो ऑफेंसेस है ये बताए गए हैं सेक्शन 411 से लेकर के 414 में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 411 अगर कोई व्यक्ति चुराई हुई संपत्ति बेईमानी से प्राप्त करता है, रिसीव करता है, तो वहाँ जो पनिशमेंट होगा 3 ईयर फाइन एंड बोथ, 3 वर्ष के कारावास से, जुर्माने से और या दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति डकैती की संपत्ति को प्राप्त करता है, यहाँ भी डकैती के लिए अलग से पनिशमेंट दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति डकैती की संपत्ति को प्राप्त करता है तो पनिशमेंट होगा LI 10 ईयर प्लस फाइन, आजीवन कारावास, जुर्माना, 10 ईयर का कारावास और जुर्माने से। सेक्शन 413 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 413 चुराई हुई संपत्ति का अभ्यास था व्यापार करना, इसका मतलब है डीलिंग करना। अगर कोई व्यक्ति चुराई हुई संपत्ति का अभ्यास था व्यापार करता है तो पनिशमेंट होगा LI 10 ईयर प्लस फाइन, आजीवन कारावास, LI लाइफ इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास से या 10 वर्ष के कारावास से और जुर्माने से, इससे दंडित किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अकॉर्डिंग टू सेक्शन 414 चुराई हुई संपत्ति को छिपाने में सहायता करता है तो पनिशमेंट होगा 3 ईयर फाइन और बोथ,
3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया। वीडियो के लास्ट में मैं आपका एक बार रिवीजन करा देती हूँ। सेक्शन 378 में चोरी की डेफिनेशन को पढ़ा था, चोरी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 378 में, जिसमें हमने 5 कंटेंट पढ़े थे जिनके बिना चोरी का ऑफेंस कंप्लीट नहीं होता है। उसके बाद अगर बात करें पनिशमेंट की, तो सेक्शन 379 से लेकर के 382 में चोरी की जो है पनिशमेंट्स दिए गए हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था 410, सेक्शन 410 बताता है स्टॉलन प्रॉपर्टी। इसमें 5 तरह की प्रॉपर्टीज़ को इंक्लूड किया गया है। उसके बाद हमने पढ़ा सेक्शन 411 से लेकर के 414 जो बताता है पनिशमेंट्स रिलेटेड स्टॉलन प्रॉपर्टी ऑफेंसेस। अगर कोई भी व्यक्ति स्टॉलन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ऑफेंसेस करता है तो वहाँ जो पनिशमेंट दिया जाएगा वो बताता है सेक्शन 411 से लेकर 414। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।